बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग। ठीक है जी, ये वो मेडिकेशन है या वो ड्रग्स है जो हम ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फार्माकोलॉजी के अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एटीटी, दैट इज़ कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी। जैसा कि हमें पता है कि टीबी इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन विच टारगेट दी लंग्स मोस्ट कॉमनली, तो उसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। और अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करे आर्गन अदर देन लंग, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कह सकते हैं। तो चले चलते हैं, हम ड्रग्स पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम टीबी की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी रेफामाइसिन, जिसमें रेफाम्पिन है, रेफाब्यूटिन एंड रेफापेंटिन। दीज आर द ड्रग विच इज प्रेजेंट इन रेफामाइसिन कैटेगरी। अब इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम आरएनए पॉलीमरेज को बैक्टीरिया के अंदर इनहिबिट करेंगे, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो मैसेंजर आरएनए है उनकी सिंथेसिस कम होगी। इफ देयर इज नो मैसेंजर आरएनए, तो फ्यूचर में बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो जाती है। लेकिन रेफामाइसिन की जो रेजिस्टेंस है, दे अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग आरएनए पॉलीमरेज। एक्चुअली बैक्टीरिया सेल के अंदर वो जीन जो आरएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए होता है, उस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन आती रहे, तो फिर रेफामाइसिन प्रॉपरली आरएनए पॉलीमरेज को टारगेट नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है जी। लेकिन द मोस्ट important point to remember for the exam, Carifamycin are the anti-tubercular agent. They mainly target the DNA-dependent RNA polymerase. इसके साथ एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें, दे आर माइनर हेपेटोटॉक्सिक ड्रग इंटरेक्शन, दे कैन काज साइटोक्रोम P450 इंडक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर टेस्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बात बताता चलूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक फीमेल है, उनको हम ओसीपी दे रहे हैं, ओसीपी आर द पिल्स विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। तो जो फीमेल ओसीपी लेगी, तो मतलब उसके साथ अगर हम रेफामाइसिन देंगे, तो रेफामाइसिन साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करके ओसीपी की मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, जिसकी वजह से ओसीपी की जो इफेक्ट है वो कम हो सकती है। तो अगर एक फीमेल है वो ओसीपी लेगी विद रेफामाइसिन, तो हमें रेफामाइसिन के साथ ओसीपी की डोज को बढ़ानी है, ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म जो रेट है जो बढ़ गई है, उसकी बेस पे हम डोज को इंक्रीज कर सकें। ठीक है जी। फिर इसके बाद रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज कॉल्ड नॉन हेजेडियस एडवर्स इफेक्ट। जिन लोगों में रेफामाइसिन यूज करने की वजह से रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड होती है, मतलब बताया जाता है कि ड्रग छोड़ने के बाद ये सिम्टम खुद बहुत रिवर्स हो जाता है। तो रेड ऑरेंज discoloration of body fluid because of rifamycin is non-toxic, non-hazardous. Rifabutin favored word rifampicin in a patient with HIV infection due to less cytochrome P450 induction। कहते हैं कि जो ओवरऑल कैटेगरी है, इसमें जो रेफाब्यूटिन है, इसका साइटोक्रोम P450 पे जो इंडक्शन कैपेबिलिटी है वो रेफामाइसिन से कम है। इसलिए हम HIV लोगों में ज़्यादा यूज़ करते हैं रेफाब्यूटिन और रेफामाइसिन, बिकॉज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इजोमोनोथेरापी देते हैं, रैपिडली लीड्स टू रेजिस्टेंस। इसलिए कहते हैं कि जो रेफामाइसिन है, दैट शुड बी मेनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन थेरापी। अगर आप इनको अकेला यूज़ करेंगे, तो अकेला यूज़ करने की वजह से इन ड्रग्स की रेजिस्टेंस चांसेस बढ़ती हैं। तो मैं यहाँ एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ, और इस स्क्वायर के अंदर चार कोने हैं, चार कॉर्नर हैं, और हर एक कॉर्नर पे मैं आर लिखता हूँ। अगर आप इन आर्स को समझेंगे, तो यकीन करें आप लोगों को रेफामाइसिन कैटेगरी की जितनी फार्माकोलॉजी है, दैट विल बी वेरी इजी। तो इस आर का मतलब ये है कि इसका मतलब दैट इज कॉल्ड रेफामाइसिन, ये तो रेफामाइसिन है। फिर आर से मुराद ये है कि दे इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज, ये किसको इनहिबिट करेगी? आरएनए पॉलीमरेज। और इस आर का मतलब ये है रैम अप साइटोक्रोम P450। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम को रैम अप इंड्यूस करता है, और आर का मतलब होता है रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन। लेकिन अगर रेपामाइसिन लेते वक्त कोई पेशेंट ये कहे कि उनकी जो बॉडी सिक्रीशन है दे बिकम रेड ऑरेंज, वी शुड काउंसल द पेशेंट कि दैट इज नॉन हेसेडियस। ठीक है।
इसके बाद है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड INH। इसको हम INH से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस बाय डिक्रीजिंग सिल्वाल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसका मतलब यह है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी सेल वॉल में जो एक बेसिक कंपोनेंट है माइकोलिक एसिड है। अब माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करना ताकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो सेल वॉल है उनकी सिंथेसिस को रोके, दैट इज द फंक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। अब ये एक बैक्टीरियल कैटालेस परऑक्सीडेज है that is needed to convert isoniazid to active form। इसका मतलब ये जो केट जी है ये कैटालेस पर ऑक्सीडेज की जीन है। अगर इसमें म्यूटेशन आएगी तो फिर आइसोनियाजिड एक्टिवेशन नहीं होगी और इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस। इसलिए कहते हैं कि आइसोनियाजिड एक ऐसा ड्रग है जिसको हम बाहर से देते हैं तो ये एक्टिव नहीं होता, इसको एक्टिवेट किया जाता है इनसाइड द बॉडी बाय बैक्टीरियल कैटालेस पर ऑक्सीडेज। तो ऐसा ड्रग जो बाहर से इनएक्टिव हो लेकिन बॉडी में जाकर एक्टिवेट होता हो दैट इज कॉल्ड अ प्रो ड्रग। लेकिन आइसोनियाजिड की जो एडवर्स इफेक्ट है विटामिन B6 डिफिशियंसी कराता है, पायरिडॉक्सिन, क्योंकि विटामिन B6 कम होने की वजह से माइलिन शीट डैमेज होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फिर विटामिन B6 इट नीडेड इज अ को फैक्टर फॉर ALA सिंथेस और वो प्रोटोफोर पायरिन रिंग बनाता है। अगर B6 ना हुआ तो ALA सिंथेस प्रॉपर काम नहीं करेगी, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में इट कैन काज साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन। और फिर ये ड्रग इंड्यूस लूपस, ये SLE लाइक सिम्टम कराता है दैट इज कॉल्ड मेलर रेश। तो अगर एग्जाम के अंदर आता है कि वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसकी साइड इफेक्ट में ड्रग इंड्यूस SLE या मेलर रेश होता है दैट इज कॉल्ड आइसोनियाजिड। Isoniazid overuse can lead to seizure often refractory to benzodiazepine। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बताता चलूँ कि which points are very very important for isoniazid। नंबर 1, administer with pyridoxine। जब भी हम isoniazid यूज करें तो हमें उसके साथ एज अ सप्लीमेंट पायरिडोक्सिन देनी है, क्योंकि अगर पायरिडोक्सिन नहीं देंगे ये उसकी डिफिशियंसी कराएगी तो फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इसलिए INH दैट इज प्रो ड्रग विच इज आइसोनियाजिड। अगर इसकी साइड इफेक्ट देखें, I मीन इंजरीज द न्यूरॉन, न्यूरोपैथी, H मीन हेपेटोटॉक्सिसिटी। और जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं या जिनकी एज ज़्यादा होती है उनमें हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट आइसोनियाजिड हैज हाफ लाइफ इन फास्ट वर्सेस स्लो एसिटाइलेटर। ये हम आगे जनरल फार्माकोलॉजी में जब हम ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, स्लो एसिटाइलेटर क्या है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट आइसोनियाजिड कैन कॉज विटामिन B6 डेफिशिएंसी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन कराता है और साथ में ये क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस कराता है। और ये जो आइसोनियाजिड है ये माइकोबैक्टीरियम सेल को डायरेक्टली किल करता है दैट इज बैक्टीरियासाइडल। ये भी बैक्टीरियासाइडल है, ये भी बैक्टीरियासाइडल है। पायराजिनामाइड इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, बट ये देखा गया है कि इट इज काज हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर यूरेसेमिया। इसलिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मैंने बहुत मर्तबा देखा है कि जो पायराजिनामाइड है इट इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द किडनी। तो अगर ये ड्रग यूरिक एसिड को बाहर निकालने नहीं देगी तो देयर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड विच लीड टू हाइपर यूरेसेमिया। And excess uric acid whenever deposited in the joint can lead to gouty arthritis। They work best at acidic pH, for example in host phagolysosome। तो वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर है दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ गाउट, जो गाउट करा सकती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज कॉल्ड पायराजिनामाइड विच इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। फिर इसके बाद है इथाम्ब्यूटोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इनहिबिट अरबिनोसाइल ट्रांसफरेज टू डिक्रीज अरबिनोगैलेक्टिन सिंथेसिस एंड डिक्रीज सिल्वाल सिंथेसिस। इसका मतलब यह है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उनकी जो सेल वॉल है इसमें एक जो मेजर कंपोनेंट है वो माइकोलिक एसिड है और एक अरबिनोगैलेक्टिन है। अब अरबिनोगैलेक्टिन पे काम करने वाला जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है वो एथाम्ब्यूटोल है। और अगर हम माइकोलिक एसिड पे काम करके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे दैट इज आइसोनियाजिड। लेकिन इस ड्रग से अगर हम ये यूज करेंगे दैट कैन डिक्रीज द
growth rate of bacteria but do not kill bacteria directly, so this drug is bacteriostatic. लेकिन इस ड्रग का जो साइड इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूरोपैथी which can cause red green color blindness and decrease visual acuity typically reversible. इसका मतलब यह है कि अगर इथाम्ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए या मतलब विजुअल इक्विटी, जो विजन के अंदर जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कम भी हो जाए, तो ड्रग कम होने की वजह से या ड्रग को रिड्यूस करने से जो साइड इफेक्ट है वो हम रिवर्स कर भी सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन ईथाम्ब्यूटोल, तो आईथाम्ब्यूटोल, बिकॉज इट इज अ आई टॉक्सिक। इसका पहला वर्ड ई है, सो ई फॉर आई, इट इज अ आई टॉक्सिक। ठीक है जी। देखिए ये एक ओवरऑल व्यू है जो बैक्टीरिया सेल की उन लोगों ने दी है। ऐसा ड्रग जो इस माइकोलिक एसिड पे काम करे वो आइसोनियाजिड है। ऐसा ड्रग जो अरबिनोगैलेक्टिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करे वो इथाम्ब्यूटोल है। वो ड्रग जो डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करे वो रेफाब्यूटिन, रेफाम्पिन एंड रेफापेंटिन है। और वो ड्रग जिसकी मैकेनिज्म अनक्लियर है बट स्टिल इट वर्क इफेक्टिवली अगेंस्ट ट्यूबरकुलर ड्रग दैट इज कॉल्ड पायराजिनामाइड। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज में याद रखना है नोट में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड राइब, RIPE। सो राइब आप लोग याद रखें, दैट इज कॉल्ड रिफाम्पिसिन, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. These are the common drug, which is the first line drug used for the treatment of ATT. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होते हैं पहले 2 महीने जो हम यूज करते हैं उसको इंडक्शन थेरेपी कहते हैं, और रिमेनिंग 4 मंथ के लिए जो यूज करते हैं उसको हम कंटिन्यूएशन थेरेपी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, कुछ हॉस्पिटल टीबी की ट्रीटमेंट 6 महीने कराती है, कुछ 8 महीने कराती है। ठीक है। अब एंटी माइकोबैक्टीरियम थेरापी, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें देखें अगर हम प्रोफाइलेक्सिस की बात करेंगे तो रेफामाइसिन बेस्ड regime फॉर 3 to 4 मंथ। अब रेफामाइसिन जो regime है उसमें 4 चीज़ें, राइप मैंने बताया था, रेफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरासिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। क्योंकि ये जो ड्रग्स है दे प्रेजेंट इन वन सिंगल टैबलेट। फिर माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it can azithromycin in rifabutin. Azithro or clarithromycin, they are protein synthesis inhibitor. They are the family of macrolide. साथ में ethambutol, but we can add either rifabutin or ciprofloxacin. फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम डेप्सोन देते हैं, रेफामाइसिन पर ट्यूबरकुलेट फॉर्म देते हैं। देखिए जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हैं इट कैन काज लेप्रोसी, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। लेप्रोसी के जनाब 2 फॉर्म हैं, एक को हम लेप्रोमेटस फॉर्म कहते हैं, एक को हम ट्यूबरकुलेट कहते हैं। वो लेप्रोसी जिसको हम 6 महीने के लिए ट्रीट करें जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है वो ट्यूबरकुलेट है। और जिस लेप्रोसी में इम्यून रिस्पांस जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो वीक होती है एंड दैट इज ट्रीटेड फॉर 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड लेप्रोमेटस। तो डेप्सोन प्लस रिफाम्पिसिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलेट फॉर्म। और अगर इन दोनों के साथ हम क्लोफाजामीन भी ऐड करें फॉर 1 ईयर, दैट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। अब इसके बाद आते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस। अगर एक पेशेंट है क्लिनिकल सिनेरियो में दे एक्सपोज टू मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, then ceftriaxone, ciprofloxacin or rifampicin can give high risk of infective endocarditis या undergoing surgical or dental procedure। क्योंकि जो लोग डेंटल प्रोसीजर करते हैं उनमें अगर प्रिवेंशन ना की जाए, प्रोफाइलेक्सिस ना की जाए, तो उनको बाद में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस होते हैं। इसलिए जो लोग डेंटल प्रोसीजर करते हैं उनको जो प्रोफाइलेक्टिकली हमने मेडिसिन देना है दैट इज कॉल्ड इमोक्सिसिलिन। तो इसको आप लोग लिखें। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई, तो उसमें हम कोट्रीमॉक्सोजोल देंगे जो ट्राइमेथोप्रेम और सल्फामेथाक्सोजोल की कॉम्बिनेशन है। जो ट्रैवलर लोग हैं उसमें मलेरिया की प्रोफाइलेक्सिस है तो एटोवाक्विनोन, प्रोगोनिल, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ठीक है जी। प्रेग्नेंट पेशेंट विद केयरिंग ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अब ये जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी, ये बच्चे को भी जा सकती है, इसलिए एंट्रापार्टम पेनिसिलिन GR एम्पेसिलिन देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस इन न्यूबॉर्न, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उनको कंजक्टिवाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो अगर गोनोरिया से, गोनोकोकल इन्फेक्शन से हमने बचानी है, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट ऑन द आईज, दैट इज द बेस्ट टॉपिकल ऑइंटमेंट दैट प्रिवेंट गोनोकोकल इन्फेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो सेफाजोलिन है। इसको भी एमसीक्यू करें कि भाई सर्जिकल वूंड के ऊपर अगर स्टेफ ओरियस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तो उनकी जो प्रोफाइलेक्सिस है वो हम सेफाजोलिन से करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटिस इन चाइल्ड विद प्रायर टू रूमेटिक फीवर, उसमें बेंजाथीन पेनिसिलिन जी या ओरल पेनिसिलिन भी देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जहाँ जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट या एमसीक्यूज बताए हैं, करने पे तो आप लोगों ने सारे एक दफ़ा गो थ्रू करने हैं, लेकिन जो हाई यील्ड क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं, वो आप लोगों को मैंने पॉइंट आउट कर दिए। ठीक है। फिर ये वाला जो लिस्ट है ना, ये दो लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी प्रोफाइलैक्सिस इन HIV इन्फेक्शन या एड्स। इसमें हमें क्या करना है कि जो HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस है, दे प्राइमरीली टारगेट CD4 सेल इन द बॉडी। अगर CD4 सेल बॉडी के अंदर इसकी काउंट लेस देन 200 है तो फिर नीमोसिस्टिस निमोनिया के चांसेस होते हैं। और अगर 100 से भी कम हो जाए तो नीमोसिस्टिस निमोनिया और टोक्सोप्लाज्मोसिस, क्योंकि विच CD4 count level will show increase the risk of toxoplasmosis infection when CD4 count in HIV patient less than 100। तो जब CD4 count 100 से भी कम आ जाए तो फिर टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है। और अगर ये 200 से कम आ जाए, फिर चाहे 150 में हो चाहे 100 से नीचे, तो न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। तो जब भी एड्स पेशेंट में HIV इन्फेक्शन के अंदर CD4 काउंट 200 से कम पे आती है, तो चाहे वो 100 से कम हो या 200 से, तो 200 इज द लिमिट जहाँ पे ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथाक्साजोल हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोट्राइमोक्साजोल। दिस कोट्राइमोक्साजोल जो सेप्ट्रान के नाम पे आता है, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल वर्क अगेंस्ट HIV prophylaxis against pneumocystis pneumonia and pneumocystis pneumonia with toxoplasmosis। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में सीखा होगा कि भाई इनकी मैकेनिज्म्स क्या है, इनकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और प्रोफाइलेक्सिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइकोलॉजी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम एंटी फंगल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।